नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका सीसीएल ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे त्रुटियों का संयोजन। उसके 4 भाग हमने कंप्लीट कर लिए थे, यानी योगफल, व्यकलन, गुणनफल तथा भागफल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दो राशियों के घातों के कारण त्रुटि। कि कोई दो राशियां हैं जो घात में है, उनके ऊपर घात भी है, तो उसके कारण कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। तो वो कैसे होंगी वो अब हम देखेंगे। मान लीजिए हमारी कोई राशि x है, हमने अभी तक यही माना a/b है, a की पावर n मान लेते हैं, b की पावर m मान लेते हैं। पावर का मतलब घात। अब घातों के कारण त्रुटि तो हम पढ़ रहे हैं, तो ये घातों के कारण त्रुटि क्या होगी। अगर ऐसी कोई स्थिति में कोई आपको कोई भौतिक राशि या कोई राशि अगर इस तरीके में दिखती है और आपसे कहा जाता है कि इसमें जो इसके कारण जो त्रुटि है घात के कारण उसको निकालो, तो उसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे वो देख लेना। क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर सर ये लॉग क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लॉगरिथम। लॉगरिथम का वर्ड आया लॉग, है ना। लॉगरिथम से क्या आया, लॉग आया। और लॉग का हिंदी वर्ड होता है लघुगणक। क्या होता है, लघुगणक। ये मैथमेटिक्स वर्ड है, मैथ्स में आपने पढ़ा भी होगा, और अगर वहां थोड़ा कम पढ़ा है तो अब इसको फिजिक्स में वापस पढ़ लोगे आप, ठीक है। दोनों तरफ लॉग लेने पर मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया। जैसे ही मैंने दोनों तरफ लॉग लिया तो क्या हो जाएगा, log e भी मान देना है ना, log ex इक्वल्स टू log e है टू द पावर n अपॉन log e a टू द पावर m। अब अगर इस तरीके से कोई फॉर्मूला दिखता है आपको, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर कोई इस तरीके से दिखे आपको log e m अपॉन log e n, तो इसका फॉर्मूला होता है log e m माइनस log e n। ये फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला है। अगर नहीं याद हो तो याद कर लेना। तो इसको इस तरीके से लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको log e x इक्वल्स टू log e a टू द पावर n माइनस log e a टू द पावर m। a b है तो यहां पर ये लिखेंगे अपन b टू द पावर m, तो यहां पे क्या हो जाएगा b टू द पावर m, ठीक है। इस तरीके से हमने यहां लिख लिया। अब इसको आगे सॉल्व करें, तो आगे सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है। अगर आपको कहीं दिखे कि log e x टू द पावर n, तो इसका फॉर्मूला होता है n log e x। इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये भी फॉर्मूला है, ये तरीका है। अब उसी तरीका को हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो पहले वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, x आ गया। दूसरे वाले में फर्क पड़ जाएगा log e a माइनस m log b। समझ आ गया। अब दोनों तरफ अवकलन करने पर अब मेरी बात सुनना। अवकलन हमने पढ़ा था बेसिक फिजिक्स में, और बेसिक फिजिक्स मैंने पढ़ा दिया आपको। अब मेरी बात ध्यान सुनो। अगर अभी तक जो अपन ने सिलेबस शुरू किया है तो उसमें अवकलन आया क्या, नहीं आया। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले बेसिक फिजिक्स कंप्लीट करो, उसके बाद ये लेक्चर लेना शुरू करो। इस लेक्चर में वो बेसिक फिजिक्स के जो टॉपिक है वो रिपीट होंगे, लेकिन अब सिलेबस के हिसाब से रिपीट होंगे। और बेसिक फिजिक्स में जनरली उनकी नॉर्मली हम डिस्कशन रखते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ अवकलन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अब बोथ साइड अपने को अवकलन लेना है तो क्या लिख देंगे, d अपॉन dx, और क्या लिख देंगे log ex। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर भी n d अपॉन dx log ea और माइनस m d अपॉन dx log eb। यहां पे क्या हो जाएगा log eb। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैं आपसे बात करूं d अपॉन dx और log e x को, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको dx यहां से हटा दूं तो यहां लिख सकता हूं क्या, तो यहां पे इससे भी लिख सकते हैं कि d log ex इक्वल्स टू dx अपॉन x, लिख सकते हैं ना। तो हम वैसे लिखेंगे, इसको क्या लिख देंगे अपन, dx अपॉन x इक्वल्स टू n। इसका क्या लिख देंगे dx, भाई इसमें a है तो यहां a आएगा, सॉरी यहां a आ जाएगा, यहां b है तो यहां क्या आ जाएगा b। यानी यहां x था तो x लिखा, यहां a था तो a लिख दिया, यहां b था तो b कर दिया इसका। तो क्या आ जाएगा यहां पर db, सॉरी da अपॉन a, ठीक है। d अपॉन a आ जाएगा और फिर माइनस m, और क्या आ जाएगा db अपॉन b। अब कोई कहे कि सर हमें ये चीज समझ नहीं आई, मेरी बात ध्यान सुनना। अपन ने अवकलन पढ़ा है,
अवकलन में अपन ने ये पढ़ा है ना डी अपॉन डी एक्स, और log ई एक्स का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है 1 अपॉन एक्स, होता है ना। अब यहाँ से मैं dx हटा दूं तो क्या बचेगा, d log ई एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, dx अपॉन x के बराबर, दो का पक्षांतर करने पर। यानी इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो मैंने इसका मतलब ये लिख दिया, इनके साथ में जो था वो ये लिख दिया, इनके साथ में जो था वो ये लिख दिया। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आता है तो अवकलन बहुत बार पढ़ोगे आप, इसका कहीं ना कहीं यूज जरूर होगा, तो उस टाइम आप पढ़ लेना, ठीक है, उस टाइम आपको समझ आ जाएगा। मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो, लेकिन वो बाद में बताऊंगा, पहले ये सॉल्व कर देते हैं। तो डी नेक्स्ट हो गया। अब इसको लिखें आपेक्षिक त्रुटि के रूप में। किसके त्रुटि के रूप में, आपेक्षिक त्रुटि के रूप में। आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र क्या होता है, कौन बताएगा, के रूप में। आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र क्या होता है, माध्य परम त्रुटि अपॉन माध्यमान। तो माध्य परम त्रुटि का आपको पता करना है, यहाँ पे डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू एन डेल ए अपॉन ए और माइनस एम डेल बी अपॉन बी। ये क्या जाता है आपका आपेक्षिक त्रुटि के रूप में। इसका मतलब यहां से निकाल सकते हो। अगर इसको और मॉडिफाई करें तो दोनों तरफ प्लस माइनस से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दोनों को अगर अपन प्लस माइनस से गुणा कर देते हैं तो किस तरीके से इसके आंसर्स आएंगे। तो यहाँ देखो मैंने किया सबसे पहले प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स आ गया, ठीक है, इधर क्या प्लस माइनस एन डेल ए अपॉन ए आ गया, और यहाँ माइनस प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा एम डेल बी अपॉन बी। ये क्या होता है आपका घातों में त्रुटि का सूत्र होता है। अगर घातों के कारण त्रुटि है, कोई घातों के कारण त्रुटि है तो उसका सूत्र निकालना है। तो ये अपना ये पांचवा था, कई बार पूछ लेता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार। तो जो क्वेश्चंस हैं एक बार देखो, अब होता क्या है कि जब हम किसी चीज को पहली बार पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ चीजें तो क्लियर हो जाती है, कुछ चीजें क्लियर नहीं होती है। अब जो चीजें आपकी क्लियर नहीं हो रही है उनके लिए थोड़ा संयम रखो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप उन चीजों को दोहराते जाओगे, क्या करते जाओगे, रिपीट करते जाओगे, और जैसे जैसे दोहराओगे वो चीज बार बार आपके दिमाग में टच होगी तो उसको आपको फिर बार बार क्लिक करेगा, दिमाग में माइंड में क्लिक करेगा, और क्लिक करेगा तो जब आप वो बार बार नए नए तरीके से आप उसको पढ़ते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको समझ आ जाएगी, यानी आपको क्लियर हो जाएगी। तो अभी आपका लेवल बिल्कुल जीरो है, जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो लेवल बढ़ता जाता है। अवकलन सीख गए, समाकलन सीख गए, त्रुटि निकालना सीख गए, त्रुटि को ऊपर सूत्र करना सोल्व करें। अब कोई कहता है कि सर हमें यहाँ पर 60% समझ आता है, 70% समझ आता है, तो मैं ये कहता हूँ कि वो एकदम सही रास्ते पर है, कि यहाँ पे समझ भी इतनी आएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो आपको वो चीजें समझ आती चली जाएंगी और अच्छी तरीके से समझ आएंगी। तो ये चीज आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। समझ आ गया, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा सार्थक अंक। इस पे जो न्यूमेरिकल है चैप्टर पूरा होने पर, मतलब थ्योरी पार्ट पूरा होने पर सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं, चाहे वो सॉल्व हो चाहे अनसॉल्व हो, सबके लिए एक वीडियो बना देंगे। तो उस टाइम इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, तब तक ये आपका कई बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अभी इसके न्यूमेरिकल्स हम नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग लगातार हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अपन कई चैप्टर भी पूरा कर लेंगे और साथ के साथ में थोड़ा बहुत वहां से पढ़ भी लेंगे। समझ आ गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा सार्थक अंक। क्या है सार्थक अंक? वैसे तो पढ़ लिया है हमने बेसिक फिजिक्स में, पर फिर भी एक बार दोबारा हम यहाँ पर इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो हमारा एक सवाल है कि सार्थक अंक होता क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि सार्थक अंक क्या होता है, तो सार्थक अंक होता है अगर कोई भौतिक राशि आपके पास अवेलेबल है तो उस भौतिक राशि को शुद्ध अंकों में यानी यथार्थ अंकों में व्यक्त करने को ही क्या कहते हैं, व्यक्त करने को ही क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सार्थक अंक कहा जाता है। तो मैं अगर लिखूं यहां पर किसी डेफिनेशन लिखें, किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में लिखने वाले अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है, सार्थक अंक कहा जाता है। ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में
व्यक्त करने शुद्ध रूप में लिखने वाले अंकों को क्या कहा जाता है? सार्थक अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्थक अंक कहा जाता है। अब इसके कुछ रूल है, मैं वैसे तो पहले रूल वहां पर पढ़ा चुका हूं आपको। तो अराउंड आपकी जो बुक है उसमें अराउंड यहाँ पर आपके 8 रूल्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 8 रूल्स है। तो अपन सारे के सारे रूल पढ़ेंगे। पहला रूल है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए मैं पहले दे दूं आपको, ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेसिक फिजिक्स में, लेकिन फिर भी रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब हम सिलेबस में बिल्कुल सही तरीके से लिख रहे हैं। वहां पे मैंने डायरेक्ट पढ़ाया था आपको, ज्यादा कोई रूल रेगुलेशंस नहीं लिख पाए थे, लेकिन अब मुझे हर एक चीज को डिफाइन करना है। इसलिए आपको अगर ये चीज आती है तो दोबारा रिवाइज करो, आपका बेटर क्लियर होगा। समझ आ गया? और जब इसी तरीके से आप चीजों को बार बार पढ़ोगे तभी जाके वो आपको अच्छी तरीके से समझ आएंगी। तो पहला एग्जांपल लिखिए हमने, सभी अशून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। जैसे 3 8 7 4 है, कितने इसमें? 1 2 3 4, यानी 4 सार्थक अंक है। कितने अंक हैं? 4 सार्थक अंक है। दूसरा एग्जांपल, ये तो पहला है। दूसरा एग्जांपल देख लो, 9 7 9 8 5 2 1 2 3 4 5 6, यानी कितने हैं? 6 सार्थक अंक। ठीक है, अब आता है अपना रूल नंबर 2 कि जो हमारा रूल नंबर 2 है वो क्या है। तो अभी हम बात करें रूल नंबर 2 के लिए, तो जैसे सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, तो सभी अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। कितने होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। और ये चीज आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां भी पढ़ोगे सार्थक अंक और पूर्णांक अंक। तो यहां से ध्यान से देख लेना, वहां आपको फिर ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उदाहरण के लिए जैसे बात करें, अगर हम बात करें एग्जांपल के लिए, तो फर्स्ट एग्जांपल जैसे 9 0 0 0 7 1 2 3 4 5, यानी 7 0 0 0, मैंने 9 बोला था लेकिन ये 7 है। 7 0 0 0 7, तो कितना हो गए? 3 2 5, कितने हो गए? 5 सार्थक अंक है। कितने हैं? 5। समझ गए आप? अगर दूसरा एग्जांपल देखें कोई भी, जैसे 9 0 5 0 7 2 0 7, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी जो अंक हैं, जो शून्य अंक है, वो किसके बीच में है? अशून्य अंकों के बीच में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। समझ आ गया? हमने यहाँ पे 2 रूल पढ़े, रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा, रूल नंबर सेकंड पढ़ा। अब हम क्या करेंगे? रूल नंबर थर्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूल नंबर थर्ड। ये तो चीज समझ आ गई ना, सबको क्लियर हो गई। अब रूल नंबर थर्ड पढ़ेंगे, तो उसमें देखो आप, रूल नंबर जो हमारा थर्ड है वो है सभी अशून्य अंकों के पीछे आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते। सभी अशून्य अंकों के पीछे अशून्य अंकों के पीछे आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते। सार्थक अंक नहीं होते। कैसे? एग्जाम्पल देखो, सार्थक अंक नहीं होते। जैसे मैंने आपको लिखा 3 0 0 0, इसमें सिर्फ एक सार्थक अंक है। कितना है? 1। कैसे? अशून्य अंक के फिर 0 0 0, यानी इसके बाद आते हैं, जो पीछे आते हैं, यानी आप इसको दाएं भी बोल सकते हैं कि अशून्य अंकों के दाएं आने वाले सभी शून्य अंक क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। ये तो पहला एग्जांपल है। अब दूसरा एग्जांपल देख लो, मान लीजिए 5 6 7 0 0 0 0। अब देखो इसमें कितने हैं? ओनली 3। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
तो ये चीज तो क्लियर हो गई ना, फर्स्ट क्लियर हो गया, सेकंड क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखो, अगर रूल नंबर 4 की बात करें तो उसके लिए कुछ इस तरीके से है। रूल नंबर 4, एक बात बता दूं, मैं ये जो रूल्स मैं बता रहा हूं आपको बुक्स में आगे पीछे भी किया हुआ है इनको, तो ऐसा नहीं कि रूल नंबर फर्स्ट वो तो हमेशा वो ही रहेगा, वो ऐसा नहीं है। ये तो मैंने नंबर दिए हैं, कुछ रूल्स बताए हैं, तो रूल नंबर फर्स्ट सेकंड आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन रूल यही है, ठीक है। यदि कोई मान 1 से कम है तो दशमलव के बाद दशमलव के दाईं ओर आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 0.007, इसमें कितना सार्थक अंक है? ओनली पॉइंट के दशमलव के बाद, दशमलव के दाईं ओर और अशून्य अंक से पहले के जो जीरो होते हैं वो सार्थक अंक में कभी नहीं गिने जाते। दूसरा एग्जांपल देख लो, ये तो पहला हो गया। दूसरा देखो 0.00752, ठीक है। तो यहाँ 0 के बाद 2 जीरो नहीं आएंगे, 1 2 3, यानी इसमें कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। समझ आ गया? कितने अंक होंगे इसमें सार्थक अंक? 3 होंगे। समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल चीज क्लियर हो गई। तो यही चीज मैं आपको बताने वाला था कि अगर इस तरीके से आप पढ़ते हो तो वो चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 जो कहता है वो कहता है, क्या कहता है देखते हैं यहाँ पर। रूल नंबर 5 कहता है कि यदि दशमलव के दाईं ओर के अशून्य अंकों के पीछे आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, कैसे भाई? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के थ्रू में समझा रहा हूं तो लगभग सबको समझ आ गया होगा, है ना। और अगर फिर भी नहीं समझ आए तो वापस रिपीट कर लेना वीडियो को, ठीक है भाई। जैसे एग्जाम्पल बताऊं मैं 0.00300। अब बताओ 1 2 3 कितने होंगे इसमें? 3। कितने सार्थक अंक होंगे? 3 होंगे। अगला देखो, दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें तो 0.057200 कितने हैं? 1 2 3 4 5 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। यानी शून्य जो दशमलव है, दशमलव के दाईं ओर अशून्य अंक के बाद अशून्य अंक के पीछे आने वाले सभी शून्य अंक क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट देखो रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 देखो, बहुत मजेदार है। रूल नंबर 6 भी यही कहता है कि यदि कोई संख्या 1 से बड़ी है तो दशमलव के बाद दशमलव के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक अंक होंगे। ये बड़ी गजब की बात है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें तो सुनो मेरी बात ध्यान से, 1.0020। अब बताओ, ये दशमलव से बड़ी है ना, 1 से ज्यादा है, 1 से बड़ी संख्या है 1.002 है, लेकिन 1 से तो बड़ी है ना, तो इसमें सभी सार्थक होंगे 1 2 3 4 5 कितने होंगे? 5।
अगर ये दशमलव यहाँ 0 होता तो नहीं होते, लेकिन 0 लगते ही ये हो गए। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरे एग्जांपल की बात करें जैसे 257.00570। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने होंगे 7 सिग्निफिकेंट। कितने होंगे 7 सिग्निफिकेंट होंगे। क्लियर? अब ये चीज तो क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है, देखो ध्यान से। रूल नंबर 7 कुछ और ही कहता है। वो कहता है कि अगर यदि सीधे लिख लो ना, घातों को कभी भी सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है, यानी इनको सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। कैसे? एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा 2 × 10⁻⁷, इसमें कितना सार्थक अंक है? एक ही है। ये तो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल बोल दिया मैंने 2.707, कितने है मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, तो 1 2 3 4, कितने होंगे 4 होंगे। यानी जो पावर होती है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उनको कभी भी सार्थक अंकों में गिना नहीं जाता है। क्लियर हो गया? रूल मैंने 8 बोले थे, लेकिन 7 में अपने सारे कंप्लीट हो रहे हैं। अब कोई रूल नहीं बचता है, तो आपको 7 रूल्स याद रखने हैं। कितने याद रखने हैं? 7। हो सकता है लास्ट टाइम मैंने 5 ही बताए हों, लेकिन अब आपको कितने रूल याद रखने हैं? 7। आपकी बुक में 7 दिए हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल्स हर तरह के करेंगे, तो वहां से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं, आपको बस फटाफट उनके आंसर बताना है। जैसे पहला एग्जांपल फर्स्ट है आपका 2.7000700, बताया जाना आपको। ठीक है, नेक्स्ट में देखो 3.50000, नेक्स्ट बताओ 5000720, 9 × 10⁻10 8, 7.0001, इसमें बताओ 2.0, इसमें बताओ। ठीक है, कितने ये हो गए 1 2 3 4 5 6, और देखो इसमें बताओ पहले तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना होंगे इसमें 7। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, ये नहीं होगा, तो कितना होंगे इसमें 6 होंगे। इसमें कितना होगा 1 होगा। इसमें देखो 1 2 3 4 5, इसमें देखो पॉइंट के बाद होता है भाई, मैंने बताया ना 0.1 से अधिक है तो दशमलव के बाद सभी अंक गिने जाते हैं, तो कितने होंगे इसमें 2 होंगे। मेरे हिसाब से ये सारे सही हैं, और बुक के हिसाब में ये कहता है। अगर आप लोगों को अभी भी सार्थक अंक में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पूर्णांकन, अंकों का पूर्णांकन। वैसे तो पढ़ चुके हैं इस चीज को भी हम, लेकिन वापस रिपीट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। पूर्णांकन, अंकों का पूर्णांकन, अंकों का पूर्णांकन। तो अंकों का पूर्णांक आपको पढ़ना है, तो कैसे करोगे इस तरीके से मुझे बताओ। पहली बात तो ये कि अंकों का पूर्णांकन करते किस लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसी भौतिक राशि को, किसी राशि को लिख लो चाहे तो, किसी राशि को समीपता के सिद्धांत से, समीपता के सिद्धांत से निश्चित सार्थक अंकों में व्यक्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, अंकों का पूर्णांकन
कहा जाता है। समझ आ गया? यानी किसी राशि को समीपता के सिद्धांत से, समीपता का सिद्धांत है कि जैसे कोई वैल्यू होती है उसको उसके पास लेके आओ, समीपता के पास लेके आओ, यानी उसको क्या बोलते हैं? समीपता कहते हैं। ठीक है, इसमें 4 रूल्स है जिनको हमें पढ़ना है। कितने रूल्स हैं? 4 रूल्स हैं। समीपता का मतलब समझते हो? उसके आसपास कुछ ऐसा ढूंढे कि वो खत्म हो जाए और आगे वाली संख्या में कुछ बदलाव कर दें और वो एक निश्चित पूर्णांक यानी कम से कम सार्थक अंकों की वाली कोई अंक, सार्थक अंकों वाली कोई राशि बन जाए। ठीक है, कोई मान बन जाए। ठीक है, इसका रूल नंबर, इसके 4 रूल्स हैं। मैं बात करूं तो ये हटा दूं, कोई इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो 4 रूल्स पढ़ते हैं। इसके 4 रूल्स क्या होंगे देखो ध्यान से। 4 रूल्स में रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट है यदि कोई अंक, यदि किसी राशि का, ऐसे लिखो, यदि किसी राशि का, किसी राशि के दशमलव के दाईं ओर का आखिरी अंक 5 से अधिक है तो उससे पहले वाले अंक में कर देते हैं, यानी प्लस सब कर देंगे। एग्जाम्पल समझो, जैसे उदाहरण देखो फटाफट। 1.27 क्या लिख देंगे? अब जो आखिरी अंक है वो मोर देन 5 है, यानी 5 से ज्यादा है, तो अगले अंक में क्या कर देंगे? 1 प्लस कर देंगे, यानी इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 1.3। इसको बोलते हैं अंकों का पूर्णांक। अब इसकी समीप वैल्यू देखी, समीपता का सिद्धांत लग गया, तो इसी को बोलते हैं अंकों का पूर्णांकन करना। दूसरा देखो, जैसे 1.357, 7 की बजाय 8 ले लो, क्या दिक्कत है? तो क्या ले देंगे इसको? 1.35 का क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। वापस करना है इसका, एक अंक और कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1.4। इसी को क्या बोलते हैं? समीपता का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोला जाता है? समीपता का सिद्धांत बोला जाता है। इसी को कहते हैं अंकों का पूर्णांकन करना। अब है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में यदि किसी राशि के दशमलव के दाईं ओर आखिरी अंक 5 से कम हो, 5 से कम हो तो उससे पहले वाले अंक में -1 कर देते हैं। अब देखो, इसमें मान लीजिए आपका ये 3 है, तो यहाँ पर माइनस अंक नहीं करेंगे, यहाँ अपरिवर्तित रहेंगे। अंक में अंक, पहले वाले अंक अपरिवर्तित रहता है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो इसमें क्या लिख देंगे? 1.2। कम नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें मैंने बोल दिया यहाँ पर 3, तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? ओनली 3 हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल पहला हो गया, दूसरा एग्जांपल हो गया। अब तीसरा एग्जांपल देखो, 1.21, उसके लिख देंगे 1.2 लिख देंगे, यानी आपका रूल नंबर फर्स्ट भी हो गया और आपका रूल नंबर सेकंड भी हो गया। किसी कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? समझ आ गया? अब हम देखते हैं रूल नंबर थर्ड। कौन सा देखते हैं? रूल नंबर थर्ड देखते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज तो क्लियर होगी कि हम जैसे जो भी कोई क्वांटिटी है उसके बाद जो वैल्यूज हैं, हम अगर उसके लिए बात करें तो वो चीज तो हमारी क्लियर हो गई किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड कहता है कि यदि किसी राशि के दशमलव के दाईं ओर का आखिरी अंक 5 है, आखिरी अंक 5 है, तो उससे पहले वाले अंक सम है तो वह अंक अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहेगा। क्लियर हो गया? एग्जांपल देखो, अब इसमें ये तो 5 से ऊपर भी पढ़ लिया, 5 से नीचे भी पढ़ लिया। अब मैं बोल दूं कि 1.50
अब 0 किस में आती है? सम संख्या आती है। सम संख्या तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या होगा 1.5। मैं बोल दूं 1.5। हाँ, एक चीज क्लियर हो रहा है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये 0, अब 0 से पहले कौन है? 5 है, समझ आ गया? अब 5 है तो 0 से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये इससे एग्जांपल नहीं, इसका अलग रूल बनाएंगे हम। अभी हम नेक्स्ट इसका पढ़ते हैं, जैसे 1.35। अब पढ़ो, ये सही है, उस 0 वाला करेंगे अभी, बताऊंगा मैं आपको, है ना? जैसे 1.30, अब लास्ट टाइम क्या है 5 है, तो 5 से पहले वाला देखा जाएगा। अब ये 3 है, ये सम है, तो अब यहाँ पर हम कोई सम संख्या लिखें, जैसे 1.25 लिख दिया। अब यहाँ पे ये सम संख्या है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसको लिख देंगे 1.2। क्या लिख देंगे? 1.2। जैसे और देखो मैं 1.65। अब ये 5 है, इससे पहला वाला देखो, पहला वाला कौन सी है? सम संख्या है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या लिख देंगे 1.6। अगले देखो 1.85, सम संख्या है, कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 1.8। क्या हो जाएगा 1.8। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है, इसके अलावा कोई परेशानी तो नहीं है ना? समझ आ गया? बस यही चीज मुझे देखनी थी आपकी कि आपको ये समझ आया है या नहीं आया है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना? अब देखते हैं हम विषम का। यदि किसी राशि के दशमलव के दाईं ओर का आखिरी अंक 5 है तो उससे पहले वाले अंक विषम है, विषम है तो ये तो लगाने की जरूरत नहीं है, तो वह अपरिवर्तित नहीं, वह तो उसमें +1 कर देंगे। क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। अब एग्जांपल देखो, जैसे 1.35, अब लास्ट 5 है, 3 है, क्या लिख देंगे 1.4, 1.95, अब 9 है तो क्या लिख देंगे 2.0। नेक्स्ट देखो 1.75, तो 5 है तो क्या लिख देंगे 1. ये विषम है तो ये अपना रूल बन गया। अब अपना ये रूल कौन सा था? 4। और फिफ्थ रूल होता है कि अगर 1.50 हो, कोई ऐसी क्वांटिटी 0 है, 1 है, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्या लिख देंगे 1.5 लिख देंगे। बस ये रूल है नहीं वैसे, अगर आप चाहो तो उसको वैसे भी 1.5 लिखते हैं। समझ आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया कंप्लीट आज, ये अपने जो पूर्णांकन करना था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके ऊपर कुछ उदाहरण कर लेते हैं, यानी जो भी 4 रूल हमने पढ़े हैं उनके आधारित हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? कुछ एग्जांपल्स स्टडी करते हैं। तो वो एग्जांपल्स क्या होंगे देखो फटाफट, मैंने लिख दिया 1.5720। अब मुझे बताओ इसका पूर्णांक करना। सबसे पहले लास्ट में 0 है, कोई रूल नहीं होगा, क्या लिख देंगे 1.572। अब आगे बढ़ो, 2 है, 5 से कम है तो कोई चेंज नहीं होगा, 1.57। ठीक है, अब लास्ट में 7 आ गया, मोर देन 5 है तो क्या लिख देंगे 1.6। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? बस यही चीज मैं आपको बताने वाला था कि इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, पहला हो गया। दूसरा देखो, मान लीजिए आपके पास है 2.75, अब लास्ट में 5 है, उससे पहले क्या है विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा 2.8। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखो, मान लीजिए आपके पास है 2.800, तो यहाँ पे 0 कोई चेंज नहीं है तो क्या हो जाएगा 2.8 आ जाएगा। 4 देख लो 2.756, अब 6 है तो मोर देन 5 है तो क्या लिख देंगे 2.76। अब लास्ट में फिर 6 है, मोर देन 5 है तो क्या लिख देंगे इसको 2.8। क्लियर? इस तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, फिफ्थ की हम बात करें तो 7.5209, इसमें देखो अब इसका करें तो देखो 7.52, लास्ट में 9 है, मोर देन 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो गया भाई। अब मोर देन 0 है, मतलब मोर देन बिलो 5 है, मतलब लेस देन 5 है तो क्या हो जाएगा 7.52, और फिर 2 भी 5 है तो क्या हो जाएगा 7.5। हो गया ना? तो इस तरीके से हम जो वैल्यूज हैं उनका क्या कर सकते हैं, पूर्णांकन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पूर्णांकन कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि सबका जो ये पूर्णांकन वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके अगले दिन हम पढ़ेंगे अब विमा।
जो अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, लेकिन अब उनको नोट्स में करेंगे। तो जो आज मैंने पढ़ाया शायद आप सब लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वरना जो भी प्लेटफॉर्म पे हमारी आपके साथ कनेक्टिविटी है आप वहां जरूर हमें बता देना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड